बार जहां तटस्थ तर्क की आवश्यकता होती है, वहां पर भावनात्मकता हावी हो जाती है और कई बार भावनात्मकता के स्थान पर रुके तर्कों का प्रयोग कर हम अपने लिए कठिनाइयां और समाज के लिए अंकुश पैदा कर देते हैं। ऐसी ही कशमकश की स्थिति का ज्वलंत उदाहरण हिजाब विवाद के रूप में तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों चलिए समझते हैं क्या है आखिर ये पूरा मामला और इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों अभी लगभग घंटा डेढ़ घंटे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट, चूंकि मामला ये अंडर सब जुडिस चल रहा है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। दोस्तों जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने इस पूरे मामले को, इसकी संजीदगी, इसकी गंभीरता को देखते हुए हायर बेंच को रिफर कर दिया है। दोस्तों क्या होगा आगे मामला, देखते हैं कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएगा। इसको देखना काफी रोचक होगा क्योंकि इसमें कई सारे पहलू अंतर्निहित हो गए हैं। दोस्तों इसके साथ में ही बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने स्कूल कॉलेजेस इसके आसपास इकट्ठे होने, प्रदर्शन करने, विरोध प्रदर्शन करने आदि पर 2 हफ्ते का बैन लगा दिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितने तरीके के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, 4, 5, 6 अथवा 7? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। दोस्तों जब हिजाब प्रकरण की हम बात करते हैं तो ये भारत के कर्नाटका राज्य के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ की घटना या ये पूरा प्रकरण शुरू होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चूंकि हम बात बार बार हिजाब की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों यहां मैं एक बात को क्लियर करते रहना चाहता हूं कि सर को ढकने की प्रथा एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है अथवा स्थान विशेष तक सीमित न होकर दोस्तों ये लगभग सभी धर्मों में अलग अलग स्थानों पर महिलाओं द्वारा सर को, बालों को, शरीर को अलग अलग स्टाइल से ड्रैप, अलग अलग स्टाइल से ढका जाता है। तो दोस्तों अगर हम हिजाब को और बेहतर समझना चाहें तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि मुस्लिम फीमेल जो अलग अलग तरीके से अपने शरीर को, अपने बालों को ढकती हैं, उनमें और हिजाब में आखिर अंतर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं नकाब। जैसा कि दोस्तों हम चित्र में देख सकते हैं, ये आप चित्र में देखिए, ये जो महिला है, इन्होंने पूरे अपने बॉडी को कवर किया है पर इनकी आंखें खुली हुई हैं। तो साथियों नकाब में आंखें खुली रहती हैं, पूरी बॉडी कवर होती है, नॉर्मली ब्लैक कलर का गारमेंट इस्तेमाल होता है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कलर्ड भी नकाब होते हैं। दोस्तों हिजाब की जब हम बात करते हैं, इसके इर्द गिर्द ही पूरा प्रकरण गरमाया हुआ है। तो हम चित्र में देख सकते हैं हिजाब में कपड़े से कोई मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ बालों को और गर्दन को ढकने का मुख्य उद्देश्य होता है। चेहरा पूरी तरीके से खुला होता है। इसके अलावा बुर्का, जो समाज में काफी अलग अलग तरीकों से देखा भी जा सकता है, ये इसमें दोस्तों हम देख सकते हैं कि पूरी बॉडी कवर है। इवन आप इनकी आंख को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि आंख के स्थान पर एक जालीदार ऐसे कपड़ा लगा होता है जिससे अंदर जो महिला होती है वो बाहर देख सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें चादर, तो ये ईरान में काफी प्रचलित है। ये एक जैसे लबादा हो गया उस तरीके से कपड़े को पूरा ओढ़ लिया जाता है, चेहरा खुला रहता है, हाथ इसके अंदर होता है, इस तरीके से इसको चादर बोल दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दुपट्टा की, तो ये दक्षिण एशियाई समाज में काफी प्रचलित है। इसमें बाल को और कंधे को ढका जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों देखिए हम चित्र में भी देख सकते हैं हिजाब और दुपट्टा काफी नजदीकी से मिलते हैं, पर दोनों का फर्क भी जरूर समझिएगा कि हिजाब में मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बाल को और गर्दन को ढकने का होता है, जबकि दुपट्टे में सर के साथ कंधे को ढकने का मुख्य उद्देश्य होता है। ये कल की घटना है, काफी गंभीर पथराव और हिंसा वहां पे हो गई थी जिसके कारण से राज्य में 2 डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगा दी गई और साथ ही साथ में स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद भी करना पड़ गया। दोस्तों निश्चित तौर पर इससे एक सामाजिक तनाव गहराता जा रहा है। देखते हैं मामला चूंकि सब जुडिश हो चुका है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा ये देखना काफी रोचक होगा।
अलग-अलग मीडिया इसको अलग तरीके से कवर कर रही है। दोस्तों ये हम देख सकते हैं ये सब अंतरराष्ट्रीय मीडिया, मामला स्थानीय या राष्ट्रीय मामला ना होकर एक अंतरराष्ट्रीय मामला बन चुका है। इस पे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया अपने तरीके से न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ में कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियां, आप देख सकते हैं मलाला यूसुफजाई, इन्होंने इस पूरे प्रकरण को डराने वाला लिखा है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा है कि महिलाओं का जो वस्तुकरण होता है, कभी कम पहनावे को लेकर तो कभी ज्यादा पहनावे को लेकर, ये डराने वाला है, इससे बचना चाहिए। दोस्तों अभी कर्नाटका का विवाद थमा ही नहीं कि मध्य प्रदेश में हिजाब का मामला गहराना शुरू हो गया। वहां के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है और अगले सत्र से इस ड्रेस कोड को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को एक बार जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर स्कूल में ड्रेस कोड की आवश्यकता ही क्या होती है। कई स्टडीज में पाया गया कि यदि ड्रेस कोड लागू होता है और खास तौर पे जहां पर समाज में काफी विषमताएं हैं, निश्चित तौर पर स्कूल में एक सीरियस एटमॉस्फेयर, एक गंभीर वातावरण जो कि ज्यादा केंद्रित होता है पढ़ाई पर, उसके इर्द गिर्द ही वो रहता है। स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा रहेगा, न कि पहनावे पे। इससे सामाजिक तनाव कम होता है। इसको एक साधारण अगर एग्जाम्पल पे समझना चाहे तो दो व्यक्ति, एक के पास पैसे उतने ज्यादा नहीं है, आर्थिक पक्ष से वो कमजोर है और अगला आर्थिक पक्ष से मजबूत है। निश्चित तौर पर यदि ड्रेस कोड नहीं होगा तो ये अंतर क्लासरूम में उनके पहनावे में भी झलकेगा और एक विभाजन क्लास रूप से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर विभाजन बच्चों में क्लास से शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्लास, समाज और देश, विभाजन हर स्तर पर और गहराता नजर आएगा। ये देखिए, ये लगभग 4 दिन पहले का वीडियो है। बाएं हाथ पे हिजाब, दाएं हाथ पर केसरिया दुपट्टा, केसरिया शॉल लेकर लोग प्रदर्शन करने लग गए थे। इससे मामला काफी गहरा गया। चलिए देखते हैं मामला क्या, आखिर शुरुआत कहां से हुई। चूंकि मामला मीडिया में, समाचार पत्रों में तो अभी कुछ दिन पहले से आना शुरू हुआ है, पर इसकी शुरुआत दिसंबर में हो गई थी, जब 6 बच्चियों को क्लासरूम में जाने से इस वजह से रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब उतारने से मना कर दिया। वहां के प्रिंसिपल का कहना है कि ऐसा कोई लिखित आदेश तो नहीं है, पर एक स्थापित मान्यता है जिसमें हिजाब पहन के क्लास में एंट्री नहीं दिया जाता। दोस्तों 31 दिसंबर से ये लगातार क्लास में जा रहे हैं पर इनको अटेंडेंस नहीं मिल रहा है। धीमे धीमे मामला तूल पकड़ने लगा। एक स्कूल से निकलकर ये मामला कर्नाटका के और स्कूलों और कॉलेजेस तक पहुंचता है और प्रशासन के लिए समस्या खड़ा कर देता है। मामला और गंभीर तब हो जाता है जब इसके प्रतिक्रिया में हिंदू विद्यार्थी केसरिया शॉल, केसरिया स्कार्फ को पहन के क्लास में आने लग जाते हैं और मामला कॉन्फ्लिक्ट का स्तर ले लेता है और इस पर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी इत्यादि, और अभी तो मामला काफी हिंसक भी हो गया है। एक दूसरे प्रकरण में, अभी लगभग 3-4 दिन पहले की बात है, कुछ लड़कियों को हिजाब के साथ क्लास में एंट्री तो मिल जाती है पर इनको एक सेपरेट क्लासरूम में बैठा दिया जाता है। जैसा कि हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि ये कर्नाटका की तस्वीर नहीं है, बट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों इसमें एक नया एंगल भी जुड़ जाता है जब दलित स्टूडेंट चिकमंगलूर से नीले कलर का, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, नीली शॉल, गर्दन पे नीले कलर का शॉल ओढ़कर मुस्लिम स्टूडेंट के हिजाब के समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि किसी भी कारण से विद्यार्थियों को अगर शिक्षा के अधिकार से उनको हनन होता है तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मामला अभी काफी गंभीर हो चुका है, काफी इसमें धार्मिक और सामाजिक विषमताएं, गुत्थियां सामने आ रही हैं। देखिए आगे क्या होता है, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोमई साहब ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य का अधिकार होता है कि स्कूल और कॉलेजेस में कौन से ड्रेस को पहना जाए, इसको कौन डिसाइड करेगा, तो राज्य सरकार इसको डिसाइड करेगी। इसी आधार पर 5 फरवरी को उन्होंने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का एक ऑर्डर दिया। उसके बाद से मामला और ज्यादा गहरा जाता है, इसमें प्रदर्शन उग्र हो जाता है और हिंसा भी सामने आती है।
दिसंबर में जब उन 6 लड़कियों को क्लास में एंट्री लगातार नहीं मिल रही थी, तो उसमें से कुछ विद्यार्थी कर्नाटका हाई कोर्ट में जाते हैं, जहां पर अपने फंडामेंटल राइट की दुहाई देते हुए, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन फ्रीली, वो केस फाइल कर देते हैं। दोस्तों, यहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के अपने-अपने अलग-अलग आर्गुमेंट है। आज जैसा कि हम देख चुके हैं, मामला सिंगल बेंच से रिफर होकर डबल बेंच में भी जा चुका है। इससे हम इस मामले की गंभीरता को, इसकी संजीदगी को समझ सकते हैं। ऐसे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है इस पूरे कविता की। मैं एक पंक्ति जरूर बोलना चाहूंगा कि जहां विचार सच्चाई की गहराई से उपजते हों। पूरी कविता अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। शुरुआत में जो मैंने अपने से प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब है 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अपने नागरिकों को गारंटी देता है। कौन-कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और दोस्तों, अंतिम एक त्रुटि संशोधन मैं करना चाहूंगा। पिछले वीडियो लता मंगेशकर जी पर जो मैंने बनाया था, उस पर गलती से उनके पिता का नाम मैंने हृदयनाथ मंगेशकर बोल दिया था, जबकि उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।